इकोनॉमिक ग्रोथ का है चैप्टर 6, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। ये आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ की बुक से है, which is written by the David Wild. It's started with, up to now we assume that a unit of labor was identical among all workers everywhere. This implies that labor efforts have the same effect everywhere in their ability to produce wealth. ये एक फिनोमिना है। आप ये एक थ्योरेटिकल बात है कि अगर आप लेबर यूनिट ऑफ लेबर को देखा जाए तो जहाँ जहाँ वो उनकी जो वर्किंग होगी उसका जो आउटपुट निकलेगा दैट वुड बी सेम, और उनकी जो एबिलिटी टू प्रोड्यूस द वेल्थ है वो भी सेम होगी। मगर ये रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि किसी भी लेबर की जो आउटपुट है या उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क है या इफेक्टिवनेस है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला है फिजिकल स्ट्रेंथ, सेकंड उसकी हेल्थ, एंड थर्ड इज़ एजुकेशनल लेवल। फिजिकल स्ट्रेंथ में आप जो चीज़ें ये करते हैं दैट इज़ कैपेसिटी टू वर्क, कि एक लेबर जो है वो कितने घंटे काम कर सकता है। बीइंग अ वर्कर ही इज़ एबल टू वर्क फॉर 5 आवर्स अ डे, 7 आवर्स अ डे, 9 आवर्स अ डे, और 12 आवर्स अ डे। तो वो सारी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। सेकंड थिंग कम्स इज द हेल्थ, हेल्थ ऑफ अ वर्कर। अगर एक वर्कर जो है वो फिजिकली फिट है, उसको कोई हेल्थ इशू नहीं है, कोई इलनेस नहीं है, सो ही इज़ एबल टू वर्क एफिशिएंटली। लेकिन अगर वही वर्कर जो हार्डली 5 to 6 आवर्स अ डे काम करता है और उसको हेल्थ इश्यूज हैं, दैट मीन वो मंथली बेसिस पे 7 to 8 डेज की वो लीव ले लेता है, तो दैट कॉन्सिक्वेंटली अफेक्ट हिज वर्क। और जहाँ तक बात है एजुकेशनल लेवल की, तो जितना हाईली एजुकेटेड वर्कर होगा ऑब्वियसली उसकी जो वेज इन टर्म्स ऑफ सैलरी जो उसको मिलेगी दैट वुड बी हायर। तो वो तीनों चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं किसी भी वर्कर की क्वालिटी और इफेक्टिवनेस पे। So we would like to know up to what point those differences can explain economic growth and income differences. तो ये जो तीन चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये तीनों चीज़ें जो हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को या उसकी इनकम को कैसे एक्सप्लेन करती हैं। और सेम इज़ कि आप इन तीनों फैक्टर्स की बेसिस पे किसी भी कंट्री को डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द अदर कंट्री, वेदर इट्स इन डेवलपिंग, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। तो ये तीनों को डिफरेंशिएट करेगा with respect to these three components. So what is human capital basically? तो human capital capital से ही आप reference लें to such differences in labor quality because it shares several important properties with physical capital. तो किसी भी लेबर को आप या वर्कर को आप ह्यूमन कैपिटल किस लिए कहते हैं, क्योंकि वो कैपिटल से रेलिवेंट उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ ना कुछ नहीं, ऑब्वियसली देर आर फ्यू प्रॉपर्टीज जो एग्जैक्टली वही हैं जो कैपिटल आपका जो फिजिकल कैपिटल है उसमें होती हैं। पहली चीज़ दैट इज़ प्रोडक्टिव। ह्यूमन कैपिटल वुड ऑल्सो बी प्रोडक्टिव जैसे फिजिकल कैपिटल होता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड मीन्स कि जब आप कोई भी किसी भी फर्म में किसी लेबर को हायर करते हैं तो उस हायरिंग में आप उस पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इट वुड बी, वो दो तरह की इन्वेस्टमेंट होगी। आप उनके लिए कोई वर्कशॉप अरेंज कराते हैं या फिर ट्रेनिंग्स अरेंज कराते हैं। तो आपने जो ट्रेनिंग्स के लिए उन पे इन्वेस्टमेंट की, उनकी कोई न्यू स्किल लर्निंग के लिए या उनकी जो अपडेट्स है रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी, आप न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं विद इन योर फर्म, तो आप उसके लिए अपने लेबर को क्या करते हैं, ट्रेन कराते हैं, कोई वर्कशॉप अरेंज कराते हैं उनके लिए। आप उनको जो है शॉर्ट कोर्सेज कराते हैं, सो दैट कम्स अंडर द प्रोड्यूस फॉर्म। तो अगर कैपिटल है आपका, फिजिकल कैपिटल है, जैसे फिजिकल कैपिटल को भी प्रोड्यूस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो सेम इज फॉर द ह्यूमन कैपिटल एज वेल। सो थर्ड इज, जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज आइडेंटिकल विद द फिजिकल कैपिटल, वो क्या है, यील्ड्स अ रिटर्न टू इट्स ओनर। इन ऑर्डर फॉर human capital to produce a return to its owner, he she must work। तो किसी भी फॉर्म में अगर आपको कोई आउटपुट क्रिएट करना है या रिटर्न क्रिएट करना है तो उसके लिए यू हैव टू वर्क। तो कोई भी अगर फिजिकल कैपिटल है तो उससे भी कोई आप अगर आउटपुट लेना चाहते हैं, रिटर्न लेना चाहते हैं, तो उसको यूज़ करना पड़ता है। सो सेम इज़ फॉर द ह्यूमन कैपिटल एंड इट डेप्रिसिएट्स। अब जो डेप्रिसिएशन है दैट इज़ रेलिवेंट टू द हेल्थ, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक वर्कर है, इफ ही इज़ इन हिज 30s और 40s, तो ही वुड बी एफिशिएंटली वर्किंग। लेकिन अगर वही बंदा 50s 60s में चला जाता है तो उसकी जो एफिशिएंसी है दैट वुड बी अफेक्टेड।
तो वो एफिशिएंसी किस वजह से कम हुई है, उसकी डेप्रिसिएशन की वजह से कम हुई है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो स्ट्रेंथ है, एनर्जीज है, हेल्थ है, दैट इज अफेक्टेड, तो वो अफेक्टिवनेस उसकी डेप्रिसिएशन में काउंट होती है। लाइकवाइज फॉर द फिजिकल कैपिटल, जब आप एक कैपिटल को कॉन्टिन्यूसली उसको यूज में रखते हैं या फिर उसकी करते हैं, उस एक्यूमुलेशन होती रहती है उसकी, तो व्हाट हैपेंस एट द एंड, वो डेप्रिसिएट करता है। वेदर इट्स नीड अ रिपेयरिंग थिंग, या उसको आप रिप्लेसमेंट मांगते हैं, या उसको रिपेयर करें या रिप्लेस करें, सो दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ योर डेप्रिसिएशन। ह्यूमन कैपिटल की भी ये आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है, लाइकवाइज विद द फिजिकल कैपिटल। So let's define what is human capital. Human capital is the stock of knowledge and ability to perform work in order to produce economic value. इसको explain करने की जरूरत नहीं. It is needed by the firms and companies to achieve optimal economic goals, develop and remain innovative. Human capital is a quality of labor force wherein a worker can be weak or strong, ill or healthy, ignorant or educated. तो ये तीन जो ऊपर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इन रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ वर्कर, तो किसी भी आप लेबर फोर्स को दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं, वेदर ही इज वीक वर्कर और अ स्ट्रॉन्ग वर्कर। तो ऑब्वियसली वीक वर्कर का इम्पैक्ट क्या होगा आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे, और स्ट्रॉन्ग का क्या होगा, तो दोनों में अल्टीमेटली बहुत गैप है, ये डिफरेंस है। एंड इफ योर वर्कर, आप उसकी हेल्थ से रिलेवेंट बात करते हैं, सो इफ योर वर्कर इज इल और हेल्दी, अगर वो इल है उसको मंथली बेसिस पे ही टेक्स ऑफ फ्रॉम द वर्क टाइम टू टाइम, या फिर वो एफिशिएंटली 30 डेज अ वीक, सॉरी मंथ, 30 डेज अ मंथ और 26 डेज अ मंथ वो काम करता है, तो दैट मीन्स कि वो हेल्दी है। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा अपनी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे, हमने वो मेजर करना है अल्टीमेटली अपॉन द इनकम। और इफ वेदर ही इज इग्नोरेंट या एजुकेटेड है, तो उसकी जो एजुकेशन है उसका भी इम्पैक्ट नज़र आएगा इन टर्म्स ऑफ योर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम। स्मार्ट और टायरलेस वर्कर्स आर एबल टू अर्न हायर वेजेस। दैट मीन्स कि इफ अ पर्सन वर्क्स स्मार्टली और इफ ही इज अ टायरलेस वर्कर, तो दैट मीन्स his strength is more than any other worker, तो उसकी वेज भी हायर होगी। ये आ जाती है बेसिकली रिस्की जॉब्स में। ये उस तरह की जॉब्स होती हैं जो आपसे आउट ऑफ द बॉक्स एफर्ट मांगती हैं, सो उसके लिए यू नीड टू बी स्मार्ट एंड टायरलेस, तो उसको फिर उसकी जो रिटर्न होता है इन टर्म्स ऑफ वेजेस वो भी हायर होता है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी लेबर इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए होंगे। Coming towards the next, that is differences in the quality of worker explains differences in income among countries, कि जितनी उनकी क्वालिटी में डिफरेंस होगा वैसे वैसे आपकी जो अर्निंग्स होंगी वो डिफरेंशिएट करेंगी विद द अर्निंग्स ऑफ द पीपल जो किसी और कंट्री में है। और इसी बेसिस पे आपकी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हम लोग मेजर करेंगे, और उसी इकोनॉमिक ग्रोथ की बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे वेदर दिस कंट्री इज अ डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग में है। तो human capital is quantified in terms of health or education. Both have positive as well as significant impact on your human capital. अब इसको दो बातों में डिफाइन किया हुआ है, आगे एक एग्जांपल दी हुई है। What is that? Healthier people are more productive because they can work harder, longer, think more clearly, etc. Between 1775 and 1975, the average Englishman has gained 9.1 centimeter in height. In 1855, 2 by 3 of the young Dutchmen measured less than 5.6, 168 centimeter, that is, they are now less than 2%. रीज़न क्या है जी, उनकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो है। South Korean men gained 5 centimeter between 1962 and 1995. Those changes are not due to genetics but are largely attributed to better nutrition. So education, qualification, skills, technical or non or on the job training, health, mental and emotional well-being, punctuality, problem solving, people management, communication skills, ये सारी किसकी है, ये different aspects है human capital के। आप इन चीज़ों की बेसिस पे human capital को मेजर करते हो। सो अगर देखा जाए तो हम ह्यूमन कैपिटल को तीन चीज़ों में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रेंथ उसकी, उसकी हेल्थ और उसकी एजुकेशन। तो स्ट्रेंथ को इन टर्म्स ऑफ ये हमने बता दिया है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ डिपेंडेंट कि वो कितना टायरलेसली काम करता है, या फिर उसकी जो अफेक्टिवनेस अपॉन वर्क है वो क्या है, तो वो उसको एक्सप्लेन करेगी। बट कमिंग टूवर्ड्स द हेल्थ, तो ह्यूमन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ इज़ अ सेपरेट टॉपिक नाउ।
उसमें हम लोग न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के एस्पेक्ट से कवर करेंगे। फिर उसको न्यूट्रिशन वर्सेस जीडीपी पर कैपिटा को ग्राफिकली देखेंगे। देन हम फिर स्विच करेंगे हेल्थ एंड इनकम पे। सो कमिंग टूवर्ड्स द human capital in the form of health, what is that? Health is something that people value for itself, but health also has a productive side. क्या है जी उसका productive side? Healthier people can work harder and longer. They can also think more clearly. As mentioned above, ये वही बात repeat कर रहे हैं. Healthier students can learn better. Hence, better health in a country will raise its level of income. तो जितना एक student अभी आप being a student, you are the future of this labor force. तो आप जब इस labor force का part बनेंगे तो obviously higher will be your education, higher will be your strength, then higher will be your level of income. Nutrition, health, and economic growth. Undernourishment causes worse health and thus lowers workers' ability. पेज 172 को रेफर किया हुआ है. देयर इज एन ये इकोनॉमिक हिस्टोरियन ने एक अपनी एक स्टडी की थी. व्हाट वाज दैट स्टडी? उसमें उसने इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर किया था 1780 से 1980 के दरमियान. और उसमें बेसिकली उसने बेटर न्यूट्रिशन की टर्म्स में मेजरमेंट की थी कि 1780s में जो उनका जो था इनटेक था ऑफ द न्यूट्रिशन वो क्या था और उसका इम्पैक्ट क्या था उनकी ग्रोथ पे या लेबर फोर्स पे. 1980 में जब चेंज आया, देयर वाज अ चेंज इन दैट, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा, तो वो चेंजेस उसने मेजर किए हुए हैं. सो इकोनॉमिक हिस्टोरियन रॉबर्ट फोजल has tried to quantify the contribution of better nutrition to UK economic growth between 1780 and 1980. He first points out that better nutrition किन चीज़ों पे, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है. पहला क्या है? allow some people to work who could not have worked before, and second is allows those who already work to work better. So पहले 1780 का जो रिजल्ट था, जब उसने अपनी डेटा लिया, उस डेटा को उसने व्हाट डू वी से empirically measure किया, तो उसका रिजल्टेंट क्या था? That was 20% of adults couldn't even work 1 hour a day due to malnourishment. और जब वही डेटा उसने after 20 years 1980s में measure किया, that was problem was solved. All adults were fully nourished. अब इसमें क्या उसका रिजल्टेंट था, ये क्या उसने कंक्लूड किया? That was estimated to increase output per worker by a factor of 1.25, that is 25%, and caloric intake increases. तो आपका जो हेल्थ है, आपकी जो न्यूट्रिशन है, वो डिपेंडेंट है, हेल्थ जो है वो दैट इज डिपेंडेंट अपॉन योर न्यूट्रिशन. इफ यू ईट अ हेल्दी थिंग, you are going to be a healthier person, and you ultimately would be a part of better workforce. So among those who work better, nutrition increased effective work by a factor of 1.56, that is 56% इंक्रीज आया उनकी वर्किंग जो इफेक्टिवनेस है उसमें बाय अ बेटर न्यूट्रिशन. रिजल्टिंग इंक्रीज इन आउटपुट पर वर्कर बाय अ फैक्टर ऑफ, इनको आप मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में देख लें, 25% इंटू 56% विद, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, $1 के साथ इसका पर वर्कर उनका जो पर डे उनकी सैलरी है या वेज है, उसके साथ मेजर करें, दैट will be in 1.95. So this is the simply reason for the better nutrition. Coming towards the next part of it, इसने further अपनी जो studies की थी, that was upon the 200 years का डेटा था. पहले था 1780s में, फिर 1980s का. तो spread over 200 years, this represents a yearly increase of 0.33% on average compared to the total average yearly growth of 1.15%. Better nutrition could explain almost a third of the economic growth in the UK between 1780 and 1980. तो इसकी आगे further भी कुछ findings हैं, that is a DIY for you all. आप लोग उसको पढ़ें, पेज 172 है, ऑलरेडी आपके पास बुक है, उसको देखें, उसकी फाइंडिंग्स को हाईलाइट करें और नोट डाउन करें. आपका मे बी इट कैन बी एन असाइनमेंट. Today in developed countries, mostly people are well nourished, whereas in developed countries, malnutrition still exists. So there is a comparison कि अभी भी
डेवलप्ड कंट्रीज़ का तो चले हम कह सकते हैं यूके इज़ पार्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्री, तो इन्होंने जो केस हाईलाइट किया है 1780 से 1980s में, दे फाउंड अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूट्रिशनस एलिमेंट। आप उसको मेजर कर सकते हैं कि इनिशियली वो 20% आपके जो एडल्ट थे दे वर अफेक्टेड, बट इन 1980s तो वो 2 साल के गैप, 200 साल के गैप के बाद दैट प्रॉब्लम वाज एरिडिकेटेड। लेकिन अगर अभी इनिशियल उसमें अभी जो करंट हमारी सिचुएशन है उसमें देखा जाए तो यूके इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, बट व्हाट अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज, उनमें तो अभी भी मेल न्यूट्रिशन के जो केसेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो दिस मेक्स ग्राफ, आप उसको देखो, इसमें जो टॉप पे है, पीक पे है, दोज आर द डेवलप्ड कंट्रीज, और उनमें जो उनकी ग्रोथ है डिपेंडेंट अपॉन द न्यूट्रिशन वो कितनी हायर है, एंड अगेन उसके कंपैरिजन कितनी लोएस्ट कंट्रीज, मतलब मैक्सिमम कंट्रीज जो उनका गैप है बिटवीन बोथ ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज के, एक डेवलप्ड है और एक डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड है, तो दैट इज़ अ ह्यूज गैप। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं लाइक जिम्बाब्वे, कॉन्गो, नाइजीरिया, ये सारी किस में आती हैं, इनमें मेजॉरिटी जो पार्ट्स है इनके उनमें मेल न्यूट्रिशन अभी भी एग्जिस्ट करती है। So this figure shows the relationship between GDP per person and number of calories available for per day consumption. Calorie count in between 3,000 to 4,000 per day shows the richest countries, whereas for the poorest countries, calorie supplies are average less than 2,000. तो ये देखें जी, ये अप टू आपका जो वाई एक्सिस पे है ये आपको डेली पर कैपिटा सप्लाई ऑफ कैलोरीज मेंशन है, और इसमें आपकी रेंज है 1500 से लेके 4000 तक। तो ऑलमोस्ट जो आपकी पुअरेस्ट कंट्रीज हैं वो भी, उनकी भी कितनी रेशो है, दे लाई बिलो द 2000 रेंज ऑफ डेली पर कैपिटा सप्लाई ऑफ कैलोरीज। और ये देखें 3500 या 3000 से अबव अप टू 4000, ये वो सारी कंट्रीज हैं लाइक ब्राज़ील, टर्की, मेक्सिको, चाइना, जापान, फ्रांस, यूके, यूएस, ये सारी वो कंट्रीज हैं दोज आर ऑलरेडी डेवलप्ड, और इनकी डेली पर कैपिटा सप्लाई ऑफ कैलोरी कितनी है, दैट लाइज बिटवीन 3000 to 4000. Worldwide, approximately 925 million do not have enough food to eat. This data shows large variations in health between rich and poor countries, and these differences can be another reason to create income disparities between these two groups. So the question for you all is where these health differences originates. इसको आंसर करना है, जस्ट मेंशन इट, आप लोग अपने पास लिस्ट डाउन करते जाएं इन क्वेश्चंस को, दैट वुड बी योर असाइनमेंट। नेक्स्ट कम्स, आप हमने जो नेक्स्ट एलिमेंट इसका स्टडी करना है, ये कंपैरेटिव स्टडी करनी है, दैट इज हेल्थ एंड इनकम। इसको हम लोग रिलेट करेंगे या इसका आपस में हम लोग इंट्रैक्शन देखेंगे, हाउ हेल्थ इज इंटरेक्टेड विद इनकम एंड हाउ इनकम इन रिवर्स इज इंटरेक्टेड विद हेल्थ. So raising income in a given country will improve its level of health, while improving health in a country will raise its level of income. That means ये आपस में टू वे कॉजेलिटी बना रही है कि अगर एक का इम्पैक्ट दूसरे पे पॉजिटिव है तो इन रिटर्न इनकम का भी रिटर्न में पॉजिटिव इम्पैक्ट है अपॉन द हेल्थ. The absolute income hypothesis states that the relationship between health and income is positive and concave. People with higher incomes have better health outcomes, but income inequalities have no direct effect on health. That means के ये कनकेव किस लिए है कि अगर एक फैक्टर का इम्पैक्ट दूसरे पे है, आप हायर इनकम अर्न कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी जो हेल्थ है यू आर गोइंग टू लिव अ बेटर हेल्थ. लेकिन अगर आपके कंट्री में इनकम इनक्वालिटीज हैं या यू आर द पार्ट ऑफ दैट सेक्टर जहाँ पे इनकम इनक्वालिटीज जनरेट कर रही हैं, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, बट दैट विल नॉट हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर हेल्थ. इसका मतलब ये हुआ कि आप ऑलरेडी आप इसको बच्चे अगर हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो मोस्टली पीपल हु डोंट हैव मच टू ईट या इनफ टू ईट, तो दे आर स्टिल हेल्दी, बट पीपल विद हायर इनकम लेवल्स वो फिर भी इलनेस, उनकी वो सफरिंग्स वही होती हैं इन फॉर्म ऑफ इलनेस. तो इलनेस को या हेल्थ इश्यूज को डायरेक्टली इनकम इनक्वालिटीज के साथ हम रिलेट नहीं कर सकते, मगर अगर एक बंदा हायर इनकम अर्न कर रहा है तो विद कीपिंग द हेल्थ इश्यूज कांस्टेंट या सिट्रस पैराबिस कर लें हम उनको, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा उसकी अर्निंग्स का, इनकम का, उसकी हेल्थ पे पॉजिटिव होगा. An adequate income can help people to avoid stress and feel in control, to adopt and maintain healthy behaviors, and to feel safe financially.
and people are more able to access the opportunities needed for a healthy life. This is what I have already said कि आप already अगर आपकी income level high है तो you just try to live a better life. तो betterment आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करती है पॉजिटिवली. आप फाइनेंशियली सेफ फील करते हो, आप को लगता है कि लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं विद योर हायर लेवल ऑफ इनकम्स आप उनको अचीव कर सकते हो. सो दैट इज अ काइंड ऑफ मेंटल सेटिस्फेक्शन. तो वो भी आपकी ओवरऑल हेल्थ को पॉजिटिवली अफेक्ट करती है. सो व्हाट इज अ बेटर हेल्थ एंड व्हाट इज हायर इनकम? Better health allow people to gain and sustain employment. Better health can reduce the cost people face from ill health. Better health allows people to have more options such as more active life. That means कि um, you can be a part of any active कोई भी आपका इस तरह active course है, you can be part of that just to live a better health. For the higher income, higher income people face fewer stresses. Higher income allows people to meet more of their needs, and higher income can be spent on health promotion assets such as better quality housing or food. So, what is the interaction of health and income? That is, again, I have said it earlier, it's a two-way causality. पहला क्या आप इसका impact check करते हैं, that is better nutrition health causes higher income. And what is the second? That is higher income causes better nutrition. So both variables are endogenous. That means they are designed and sorted within the model. आप इसको within the model ही measure करेंगे. And a multiplier effect is suspected from productivity growth. इनका effect जो है upon each other, that is a multiplier effect. So graphically देखें, आपका y of h, that is the effect of health on income. It's um, graphically it's a curvy one. आपका health effect of income on health, that is h of y आपका क्या है, curvy है, and positive straight line है for the effect of health on income. और ये interact कर रहे हैं upon a point where you can say that आपकी जो income per capita और health है, that is in equilibrium. Coming towards the next, that is health and income per capita. It has two views, that is on page 176. It's a columned para. आप उसको देख लें. That is covered in your book. It's a DIY. You have to do this task. Coming towards its graph, तो graphically इसको explain किया हुआ है health and income per capita को. पहला है the health view and second one is the income view. तो again आपका जो health view है, उसको कंपैरेटिव स्टडी की हुई है विद योर इनकम व्यू, और उसको दो पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करता है, दैट इज ए एंड बी. व्हेन यू आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक, इस पे कुछ क्वेश्चन जो क्यूरीज रेज होंगी, वी आर गोइंग टू डू इट इन अ क्यूरी सेक्शन. आप उसको हम आप हाईलाइट कर दो, आप इस ग्राफ को भी स्टडी करो, उसको आप जो आपको गिवन है टॉपिक, आप उसको भी स्टडी करो. उसमें से अगर आपके कोई क्वेश्चन रेज होते हैं, दैट इज़ अ सेल्फ असेसमेंट थिंग, उसको हम फिर किसी जो हम क्लास इसके बाद कमिंग वीक में मे बी ऑन संडे और इन अपकमिंग वीक हम उसको अरेंज करेंगे, अपनी क्लास स्केड्यूल करेंगे और उसमें इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. बट डू complete it and do cover this thing on your own. Coming towards the form of education in human capital, इसको पहला हमने कवर किया इन टर्म्स ऑफ इनकम, हेल्थ पहला किया और दूसरा इनकम किया. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द human capital in form of education. People work in their minds as people work with their minds as well as with their bodies. In developed economies, intellectual ability play a much bigger part in explaining income and in determining a people's wage differences than physical abilities. आप अगर डेवलप्ड कंट्रीज में देखें तो वहाँ पे फिजिकल एफर्ट इज लेस, बट योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी प्लेज अ बिगर रोल. दैट मीन्स के स्मार्ट गेमिंग होती है, आप जो कोई भी एक्टिविटी है दैट इज डन थ्रू द माइंड, नॉट बाय द फिजिकल एफर्ट. और यही चीज़ इकोनॉमीज को डिफ्रेंशिएट करती है डेवलपिंग और डेवलप्ड को. This suggests that investments in education have a large role to play in the explaining of economic growth. Initial investments in health or education lead to a stream of higher future income.
So the present discounted value of this stream of future income is compared to the costs of the investment. Private returns to education are high and may be higher than social returns, especially at higher educational levels. So what is the education and wages? That is, the value of human capital is difficult to measure because it cannot be rented separately from its owner. सो इसका हम सोल्यूशन क्या निकालते हैं, दैट इज़ टू मैयर रिटर्न्स टू एजुकेशन. हम उसकी फिजिकल एफर्ट को तो मैयर नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन मैयर करते हैं किसी भी ह्यूमन कैपिटल की. दैट इज इंक्रीज इन वेज दैट अ वर्कर वुड रिसीव इफ he or she had one more year of schooling, one additional year of education. तो ह्यूमन कैपिटल को हम इन टर्म्स ऑफ उसकी एबिलिटी तो मैयर नहीं कर रहे, तो हम उसको जैसे रेंट होता है कि आप कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल है, आप उसको लेते हैं, उसको रेंट पे दे देते हैं या रेंट पे ले लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं, तो उसका आप इन रिटर्न इन टर्म्स ऑफ आर आप रेंट पे करते हो. बट फॉर द ह्यूमन कैपिटल आप रेंट तो नहीं पे कर सकते ऑब्वियसली किसी भी लेबर का या वर्कर का. तो आप उसको उसको वेज देते हो, और वेज किस पे डिपेंडेंट रखते हो, आप उसको मेजर करते हो उसकी एजुकेशनल लेवल पे कि उस वो कितना एजुकेटेड है. तो जैसे जैसे उसका वन एडिशनल ईयर ऑफ एजुकेशन आप देखोगे, दैट मीन्स कि आप उसकी वेज में उतने यूनिट्स इंक्रीज करोगे. तो ये एक सेट है प्रॉपर. ये इसको हम कॉलेज प्रीमियम की बेसिस पे या फिर हम लोग इसकी अफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन वेजेस में हम लोग इसको फर्दर ग्लोबली एस्टिमेट किया हुआ है सैलरीज को. तो उसको हम लोग इस टेबल में देखेंगे एंड अगेन वी आर गोइंग टू ग्राफ इट आउट. तो इस ग्राफ में मेयर करेंगे, बट बिफोर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज we need to see what college premium is. It is the ratio of the wages of workers with college education to those with a high school degree. So there's a difference between high school and college. तो आप इसकी रेशो करोगे मैयर के कितना आप हाई स्कूल डिग्रीज की क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, उस पर कितनी आपको इन रिटर्न वेज मिल रही है. प्लस अगर आप 1 ईयर एक्स्ट्रा व्हेन यू गो टू कॉलेज और कॉलेज में आप 1 एक्स्ट्रा ईयर लगाते हो, तो उसकी बेसिस पे आपका जो इंक्रीज आता है इन योर वेजेस और सैलरीज, तो वो क्या होगा. तो उसको रेशो कंपैरेटिव स्टडी की हुई है इन फॉर्म ऑफ रेशो. सो इसको ग्राफिकली देखें, दैट इज आपकी एक्स एक्सिस पे जो है दैट इज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और आपकी वाई एक्सिस पे है वेज relative टू नो स्कूलिंग, दैट इज becomes your ratio scale. Above figure shows the relationship between wages and schooling based on the global data. किन countries, global data means कि आपने इसमें developing countries और developed countries दोनों का data cover किया हुआ है. Global estimates of salary increases on average. अब year wise देखें कि अगर आप 1 to 4 तक आपका है एजुकेशनल है, स्कूलिंग है, दैट इज ईयर 1 to 4, तो 13.4% per year rate of return to first grade. Such worker will earn 1.134 times as much as a worker with no schooling. इनिशियली अगर आप ज़ीरो स्कूलिंग है, दैट मीन्स आपकी जो वेज है उसमें आपकी ज़ीरो स्कूलिंग वाली पर्सन की वेज में और जिसने 1 ईयर ऑफ स्कूलिंग की हुई है उसकी वेज में 13.4% पर ईयर का डिफरेंस होगा. और अगर इसको इन टर्म्स ऑफ आप फैक्टर आउट करें तो दैट मीन्स ये 1.134 टाइम्स ज़्यादा होगी उस बंदे से. और इसको अगर आप सेकेंड ईयर पे देखें कि एक बंदे ने, एक नो स्कूलिंग वाला बंदा है, किसी ने बिल्कुल ही इज़ व्हाट डू वी से उसकी स्कूलिंग दैट इज ज़ीरो, और अगर हम दूसरे बंदे को हम कहें कि उसकी जो स्कूलिंग है दैट इज 2 अप टू लेवल 2, तो 2 के साथ हम अगेन ये 1.134 इज द बेसिक रेशो दैट इज 13.4%. इसको हम इसको पावर विद 2 कर देंगे, दैट मीन्स हम इसका स्क्वायर लेंगे बिकॉज इट्स द नंबर ऑफ ईयर आपकी जो स्कूलिंग है दैट इज 2, एंड व्हेन इट कम्स अबाउट 3 तो आप 1.134 को क्यूबिक फॉर्म में ले लेंगे. एंड अगेन फॉर द 4 years आप क्या करेंगे, 1.134 एंड विद द पावर 4 करेंगे. तो दिस इज द वे टू मैयर. अगर आपकी जैसे जैसे ईयर्स नंबर ऑफ स्कूलिंग बढ़ रही है वैसे वैसे आप इस 1.134 परसेंटेज को जो कन्वर्ट किया है आपने फैक्टर में, उसके साथ उसकी पावर को पावर की फॉर्म में देंगे. और जब आपका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ जो स्कूलिंग है वो 4 के बाद आता है दैट इज 5 to 8, तो 5 to 8 रेंज के लिए उन्होंने जो अर्निंग्स का इंक्रीज रखा है, इंक्रीमेंट रखा है, दैट इज 10.1%. इसको अगर हम लोग यहाँ पे अपनी रियल लाइफ पे अप्लाई करें ना, ये बेसिकली उस चीज़ को है कि एक बंदे ने मैट्रिक की हुई है, उसकी सैलरी अगर वो किसी स्कूल में या किसी ऐसी जगह पे गवर्नमेंट उसमें जॉब पे लगता है तो उसके लिए एक लिमिटेशन है
कि वो अब तो क्लर्क को भी BA BSc से कम नहीं रखते, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप देखें कि क्लर्क है, उसकी जो बेसिक एजुकेशन है दैट इज मैट्रिकुलेशन। तो वो मैट्रिकुलेशन का ये है कि अगर वो मैट्रिक 9th भी की हुई है, मैट्रिक पास नहीं है, तो ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट और सीट। तो यही बात अगर हम लोग इस सिनेरियो पे अप्लाई करें कि कुछ हम लोगों ने ईयर्स रखे हैं अब जस्ट फॉर द यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में जो आप प्रोफेसर दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर किसी को भी हायर करते हैं, तो उनके लिए जो मस्ट क्राइटेरिया रखा है दैट इज अ PhD। तो अब आप MS या BS वाले जो हैं या मास्टर्स वाले, दे आर नॉट एलिजिबल नाउ। ये 2021 के बाद, ये 2022 के बाद दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो दैट मीन्स कि आप जो क्राइटेरियाज एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रखते हैं उनको मीट अप करने के लिए उन्होंने ये सिनेरियो सेट किए हुए हैं। ये ग्लोबल हैं, ये ग्लोबली एस्टिमेट किए हुए हैं, और ये ऑन एवरेज बात करें दैट मीन्स कि किसी भी कंट्री में उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग उसमें चेंज होगा उनकी इंक्रीमेंट की प्राइसिंग में, रेशो में। बट दैट इज 13.4 अगर आप 1 to 4 years ऑफ स्कूलिंग में है, इनिशियल ईयर्स जो है आपके, और उसके बाद अगर 5 to 8 है तो उस पर 10.1% इंक्रीज आएगा पर ईयर आपका इंक्रीमेंट लगेगा। और अगर आप 9 years ऑफ स्कूलिंग से अबव है तो दैट मीन्स आपका 6.8 एडिशनल आपका उस पर इंक्रीज आएगा। सो हियर इज एन एग्जाम्पल। Suppose that the return of the seventh year is 10%. This implies that the two otherwise identical workers, the one with 7 years of education, will receive a salary 10% higher than the one with the only 6 years of एजुकेशन। तो ये डिफरेंस है। अगर वही बंदा 9 years में या 8 years में आ जाता है, 8 years का अगेन दैट वुड बी सेम, तो वो 10 को आप विद द पावर 2 करेंगे तो वो 6 वाले से डबल टाइम ज़्यादा अर्न करेगा। एंड फॉर द 9 years ऑफ एजुकेशन वो 10 वाला तो ऐड हो रहा है, प्लस आपका 6.8% पर ईयर का इंक्रीमेंट भी ऐड इन होगा। तो दैट मीन्स आपका जो एजुकेशन है, एजुकेशनल लेवल है, दैट हैव अ डायरेक्ट एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट अपॉन योर अर्निंग्स या इनकम पे है। So estimating the share of human capital in salaries, since physical capital accounts for 1/3 of national income, labor must account for the rest, that is 2/3. Salary pay slips and income tax returns do not make the difference. इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं। We do not account for the health part. So how can we separate the share that pays for raw work from the share that pays for human capital? तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जी? आपका जो रॉ वर्क है एंड आपकी जो ह्यूमन कैपिटल है, उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? वी विल डिफरेंशिएट इट लाइक दिस, that suppose that workers without any schooling receive a salary of $1, then the salary of a worker with 5 years of schooling is, कैसे मेजर करेंगे जी? आपको पहले बताया था कि 1 to 4 year पे कौन सा आपका रेट लग रहा है, रेट टू ऑफ रिटर्न टू फर्स्ट ग्रेड क्या लग रहा है, दैट इज 1.134, और उसने 5 years ऑफ स्कूलिंग की हुई है, तो दैट मीन्स आप इसमें फर्स्ट 4 का अप्लाई करेंगे, दैट इज 1.134 विद द पावर 4 इनटू आपका जो 5th year to 8th year का क्या उन्होंने इंक्रीमेंट रखा हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न पर ईयर क्या रखा हुआ है, दैट इज 10.1। तो उसको कन्वर्ट करें विद $1, परसेंटेज में कन्वर्ट करें, परसेंटेज को न्यूमेरिक फॉर्म में, और उसको पे आप $1 उसमें ऐड करें, दैट मेक्स 0.101 प्लस 1, दैट मेक्स 1.101। और इसको इक्वलाइज करें तो ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ डॉलर आपके पास प्राइस आएगी विच इज $1.82। सो व्हाट इज $1.82? तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? $0.82 is the share of income due to his education। इस $1.82 में आपको क्या मिल रहा है? जो 0.82 है वो उसका एजुकेशन की वजह से जो उसका इनकम का शेयर बढ़ रहा है वो है, और वो 45% बनाता है ऑफ हिज टोटल सैलरी। and $1 is the share of income due to raw work, that is 55% of the total salary। इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदा अगर उसकी स्कूलिंग जीरो है, ही इज एन इलिटरेट, तो उस इलिटरेट बंदे के साथ जो उसकी सैलरी होगी दैट वुड बी 45% लेसर देन द पर्सन जिसने 5 years ऑफ स्कूलिंग की हुई है। उसकी अगर सैलरी $1 है, और अगर एक बंदा है उसने 5 years ऑफ स्कूलिंग की हुई है, तो उसकी सैलरी $1.82 होगी। तो ये शॉर्टर वैल्यू है। इसको अगर आप बड़े डिजिट्स पे अप्लाई करें तो ये जो गैप है ये काफ़ी बड़ा गैप बनता है। If we do the same exercise for all the workers of a country, can we estimate the share of aggregate salaries due to human capital?
तो जी इसको भी देख लेना है। नाउ कम्स द शेयर ऑफ ह्यूमन कैपिटल इनकम। तो इसको ग्राफिकली देखें जी, दो ग्राफ में इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका दिस पार्ट जिस पे एरो है दैट इज द डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड ऑन द राइट हैंड साइड ये ग्राफ इसको एक्सप्लेन कर रहा है डेवलप्ड कंट्रीज को। बच्चे दीज ऑल ग्राफ्स आर कवर्ड इन द चैप्टर, और चैप्टर बुक आपके पास ऑलरेडी है। तो यही ग्राफ्स बुक में भी है, ये एज इट इज़ यहाँ पे भी है। सो प्लीज़ यहाँ पे देखने के बाद आप वहाँ पे सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, गो थ्रू करना है इसको। सो फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज व्हाट इट एक्सप्लेन्स, इसका ग्राफ क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि इसका जो पेमेंट्स टू रॉ लेबर है, रॉ लेबर मीन्स कि जिसकी स्कूलिंग नंबर ऑफ स्कूलिंग जीरो है, वो कितनी सैलरीज का परसेंटेज कितना परसेंट कवर कर रहा है डेवलपिंग कंट्रीज में, दैट इज 41.5% ऑफ द सैलरीज। और जब उसकी ह्यूमन कैपिटल को देखें, ह्यूमन कैपिटल मीन्स दे आर एजुकेटेड, उनकी हाई एजुकेशन, हाईली एजुकेशन, दैट मीन्स उनकी नंबर ऑफ स्कूलिंग इन एटलीस्ट वन है, वन से अबव अप टू 9 एंड सो ऑन उनकी है। तो उनकी पेमेंट्स कितनी है, दैट इज 58.5%। बट फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज उसमें जो पेमेंट ऑफ रॉ लेबर है दैट इज 32.3%, एंड फॉर द ह्यूमन कैपिटल उनकी पेमेंट्स कितनी है, दैट इज 67.7%। आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें, आई विल आंसर इट, मैं अभी कर दूं, बट you have to mention it के why there is a difference between the raw labor payments of developing and developed countries। मतलब उसकी रॉ लेबर की जो पेमेंट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वो ज़्यादा क्यों है, और डेवलप्ड कंट्रीज की रॉ लेबर की पेमेंट कम क्यों है। एंड सेम इज़ फॉर द ह्यूमन कैपिटल पेमेंट्स। डेवलपिंग कंट्रीज में ह्यूमन कैपिटल पेमेंट्स दे आर लेसर देन द ह्यूमन कैपिटल पेमेंट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। वाई? Next is if salaries account for 2/3 of national income, then human capital accounts for, इसको आप सॉल्व करेंगे कैसे, किस तरह, दैट इज 2/3 जो आपकी नेशनल इनकम है, सैलरीज का जो पार्ट आ रहा है नेशनल इनकम को जो कवर करता है दैट इज 2/3, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज के केस को देख रहे हैं तो दैट इज आप उसकी ह्यूमन कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट बिकम 58.5%। और इसका आंसर क्या आता है, दैट मीन्स कि आपका 39% ऑफ नेशनल इनकम इन योर डेवलपिंग कंट्रीज, और उसको आप ये आपने इसका डिफरेंस फाइंड किया है। एंड फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज दैट रेशो विच कवर्स द नेशनल इनकम, आपका जो ह्यूमन कैपिटल जो आपकी परसेंटेज कवर करता है इन योर नेशनल इनकम दैट इज 45% इन द रिचर कंट्रीज। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे भी हो जाता है, बट स्टिल यू नीड टू आंसर दिस। और इसको आप जब हमारी क्यूरीज की क्लास होगी तो उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड अगेन जिस स्टूडेंट का होगा तो उसको फाइनल में एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकते हैं, and those will be the compensationary marks. Next is human capital is now more important than physical capital in explaining wealth. अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ सोलो मॉडल। इन द सोलो मॉडल वी हैव सीन, आप लोग ऑलरेडी सोलो मॉडल करके आए हैं। व्हाट इज सोलो मॉडल? ये इकोनॉमिक ग्रोथ को, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए हम इस मॉडल को यूज़ करते हैं। इसमें बेसिक जो हमारे जो प्रोडक्शन फंक्शनल फॉर्म लगती है दैट इज कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। और उस फंक्शन में आपका जो 3 एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो आपके आउटपुट को डिराइव करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं जी? दैट इज आपकी टेक्नोलॉजी होती है, और टेक्नोलॉजी किसको ड्राइव करती है? कैपिटल को और लेबर को। कैपिटल इज योर फिजिकल कैपिटल, और लेबर जो है दैट इज योर ह्यूमन कैपिटल। और उनकी एक स्पेसिफिक रेशो होती है दैट इज विद द पावर k विद द पावर अल्फा एंड l विद द पावर 1 माइनस अल्फा। दैट मीन्स कलेक्टिवली ये 1 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर एक को आप 1 से 1 के करीब लेके जाते हैं तो दैट मीन्स आपको अल्टीमेटली दूसरे की जो यूज़ है या दूसरे का जो इनपुट रेशो है वो आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो सोलो मॉडल बेसिकली इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। इसको प्लीज़ एक बार देख लेना है बिफोर डूइंग दिस। We have seen that alpha is equal to 1/3 is too small to explain income differences between the countries. And if alpha is 2/3, that give better prediction concerning effect of population growth. If we include human capital with physical capital, that means कि आपका alpha is 2/3 corresponds much better to share the accumulated capital in countries' total incomes. Up to what point can income differences be explained by differences in human capital? तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं? अपने लेबर ऑगमेंटिंग प्रोडक्शन पे।
कि अगर आप सोलो मॉडल को ही देख रहे हैं तो उसमें आपका जो लेबर का इनपुट है दैट इज नॉट जस्ट द लेबर इनपुट, आप उसको अफेक्टिव लेबर के साथ रिप्लेस करते हो। तो अफेक्टिव लेबर क्या होता है जी, उसको हम लेबर ऑगमेंटिंग कहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्शन है नाउ इट इज लेबर, उसमें जो इफेक्टिवनेस ऑफ लेबर है वो मैयर होगी, नॉट जस्ट द नंबर ऑफ लेबर। दैट मीन्स कि आप नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर कर रहे हो कि इतने यूनिट्स हम लेबर के यूज कर रहे हैं, तो वो आपकी प्रोडक्शन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी कभी डालता है, कभी वो कांस्टेंट इम्पैक्ट भी डालता है, और कभी वो नो इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। दैट मीन्स कि आप एक फर्म है, उसमें 100 की कैपेसिटी है वर्कर्स की, लेकिन आप नंबर ऑफ लेबर्स को इंक्रीज करते जा रहे हो, दैट मीन्स आप उस फर्म पे जो वेजेस का बर्डन है वो ज़्यादा कर रहे हो। बट व्हेन इट कम्स अबाउट योर अफेक्टिव लेबर, तो उस लेबर फर्म में 100 लेबर्स की मतलब कैपेसिटी है, मगर आप 50 लेबर यूज़ करें और दे आर अफेक्टिव लेबर, मीन्स वो हेल्दी है, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, दे आर हाईली एजुकेटेड। तो ये तीनों फैक्टर्स कलेक्टिवली 50 वर्कर्स, जो 50 लेबर्स को उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा अप टू 100 लेबर, तो वो 50 जो मिसिंग है उनकी भी कैपेसिटी को या उनकी जो एब्सेंस है उसको भी कवर करता है। तो दैट मीन्स कि आपकी लेबर ऑगमेंटिंग किसी भी प्रोडक्शन फर्म में ये रोल प्ले करती है, पॉजिटिव रोल है। तो इसकी क्या assumptions है, देयर आर 3 assumptions to it. Each worker does not produce the same quantity and quality of labor. तो आप ऑब्वियसली अफेक्टिवनेस है, ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया, अगर 100 लेबर हैं बट दे आर नॉट द एफिशिएंट लेबर्स, तो उनकी प्रोडक्शन, अगर आप 10 इवन एफिशिएंट लेबर्स लेते हैं तो दे वर्क 1 लेबर वर्क इक्वल्स टू 10 लेबर्स। तो दैट मीन्स कि वो 10 लेबर भी काफ़ी हैं आपकी किसी भी फर्म को रन करने के लिए रादर देन 100। तो पहली लाइन इस चीज़ को एक्सप्लेन करी है। सेकेंड इज कंट्रीज डिफर एज टू द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लेबर दैट अ वर्कर कैन प्रोड्यूस। तो इसी बेसिस पे आपकी कंट्रीज, जो अगर डेवलप्ड कंट्रीज हैं दैट मीन्स उनमें जो लेबर काम कर रहा है दैट इज अफेक्टिव लेबर, और वो अफेक्टिव लेबर क्या है, दैट वर्क्स विद ब्रेन एंड देयर माइंड्स रादर देन देयर फिजिकल एबिलिटी। तो इस चीज़ को भी माइंड में रख के हम कहते हैं कि उनकी जो डिफ्रेंसिएशंस हैं कंट्रीज की विद इनकम, जो उनके इनकम लेवल्स की डिस्पैरिटीज हैं, वो ये लेबर की इफेक्टिवनेस उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी की वजह से भी है। एंड द थर्ड assumption इज कि हम इसमें एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराते हैं दैट इज एच, स्मॉल एच। एंड व्हाट इज दैट, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ इफेक्टिव लेबर इनपुट पर वर्कर। कि हम इनपुट पर वर्कर तो देख रहे हैं, लेकिन अब हम उसकी इफेक्टिव नेस देखेंगे, तो दैट इज इफेक्टिव लेबर इनपुट पर वर्कर। So what is effective labor? It is a worker with more schooling will produce more wealth in a month, all else equal than a worker with less schooling. तो इसको हमने डिफरेंशिएट इफेक्टिवनेस को, लेबर की इफेक्टिवनेस को यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि जो जितना हाईली एजुकेटेड होगा उस वो जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वी नीड इनकम, सैलरीज या फिर वेल्थ प्रोडक्शन है तो वो ज़्यादा होगी। तो उसकी बेसिस पे हमने इसको क्वांटिफाई किया है यहाँ पे। सो नेक्स्ट कम योर कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, that is why your output is equal to a into k with the power a into h of l, that is with the power 1 minus a. Again this is the same thing आप already पढ़ के आए हैं multiple times. Now what is a, that is measure of productivity जो आपका technology है. What is k, capital K, that is capital. And what is capital L, that is number of workers. Now what is H, that is the amount of labor input per worker or the efficiency of the workers. And what makes H into L, that is the total efficient labor input. Now what is steady state? Steady state अगर आप लोगों को याद होगी तो हमने इसको steady state को मेजर किया था स्मॉल y में और स्मॉल k में हम मेजर करते हैं। तो स्मॉल y क्या होता है, दैट इज योर आउटपुट पर वर्कर। तो यहाँ पे जब हम लोग स्टेडी स्टेट को मेजर करेंगे लेबर ऑगमेंटिंग में, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारा जो स्टेडी स्टेट है दैट इज स्मॉल y विच इज नाउ इक्वल टू कैपिटल Y, दैट इज योर आउटपुट डिवाइडेड बाय योर h इनटू l, दैट इज द एफिशिएंट वर्कर। आपका एफिशिएंट वर्कर या एफिशिएंट लेबर इनपुट, अब आपका जस्ट सिंपल लेबर इनपुट नहीं रही, नाउ वी आर वर्किंग अपॉन द इफेक्टिवनेस ऑफ लेबर। सो इन पर कैपिटल टर्म्स हम जब इसको देखेंगे या फिर लेबर की टर्म्स में, तो दैट इज स्मॉल y इज इक्वल टू h into power h with the power 1 minus alpha into capital A into small k with the power alpha. Therefore for two identical countries, अब I and J आप already पढ़ के आए हैं, या 1 and 2, that is this is sorry not I and J, this 1 and 2, this is I and J.
INJ अगर आप दो आइडेंटिकल कंट्रीज का केस लेते हैं तो उनकी आप जो आउटपुट है उसको आप जब मेजर करते हैं तो आप किस टर्म में करते हैं, दैट इज स्मॉल h, और आपकी इफेक्टिवनेस ही मेजर करती है फॉर्मुलेटिव फॉर्म में देखें इसको, दैट इज स्मॉल y I विद पावर डॉलर, जो आप इन टर्म्स ऑफ उनको वेजेस जिस टर्म में मेजर करते हैं तो हम लोग डॉलर्स में ही मेजर करते हैं, दैट इज विद द रेशियो ऑफ YJ, YJ इज द आउटपुट ऑफ द अदर कंट्री। कोई भी आप आइडेंटिकल दो कंट्रीज का केस ले लें और उसकी जो वो किसकी इक्वल होगी, तो वो effectiveness of a labor of that country I with the ratio of effectiveness of the country J. So countries I and J with the same A, that is technology, and alpha जो उसकी पावर है, उसकी जो एफिशिएंसी है, कोफिशिएंसी है, what with different h leads to differences in labor input which leads to differences in income। अगर इवन आपकी कंट्री की जो आउटपुट है, सॉरी नॉट आउटपुट, अगर आपकी कंट्री की जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है और आप जो रेशो यूज कर रहे हैं कैपिटल और लेबर की, अगर आप 5% लेबर यूज कर रहे हैं, 95% कैपिटल यूज कर रहे हैं, दूसरी कंट्री भी 9% लेबर यूज कर रही है और 95% कैपिटल यूज कर रही है, और टेक्नोलॉजी जो उनमें है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस है वो भी सेम है, बट व्हाट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन टू कंट्रीज वो एच अफेक्ट करता है, दैट इज द अफेक्टिव वर्कर। तो 5% ऑफ लेबर दोनों कंट्रीज यूज कर रही है, एक का जो लेबर है दैट इज अफेक्टिव एंड दूसरे का लेस अफेक्टिव है, तो दैट मीन्स द मोर अफेक्टिव वन क्रिएट्स मोर इनकम, और वो इनकम डिफरेंसेस को ज़्यादा कर रहा है कंपैरेटिव विद द अदर कंट्री। तो ये पेज नंबर 191 एंड 192 पे ये टॉपिक डिटेल में कवर्ड है, प्लीज गो थ्रू दैट, इसको लाजमी देखना है। सो मेरिंग एच फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसको भी देख लें जी, इसमें दो एग्जांपल्स मैक्सिको एंड ईरान की कवर की हुई है, डू गो थ्रू दिस। assumption क्या है, ईच यूनिट ऑफ effective labor receives the same wage rate, इसकी ये हम assumption रखते हैं। नेक्स्ट कम द इंटरप्रिटेशन, हम इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इफ योर डेली वेज इज 10% higher than mine, it is because you effectively supply 10% more labor input per day than me। तो हम इसका फर्स्ट ईयर इंक्रीज सैलरी का देखते हैं, दैट वाज 13.4% इनिशियली हम करके आए हैं। देन अ वर्कर विद 1 year of schooling supplies 1.134 into more labor input than one without any schooling, this holds even though all workers work the same number of hours। तो मेक्सिको और ईरान के एग्जांपल में हमने फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल को कंपेयर किया हुआ है। तो what is human capital predicted per capita income in Mexico is 7% larger or higher than Iran. And what about the physical capital predicted per capita income in Iran is 18% higher than Mexico। In terms of human capital देखा जाए तो Mexico has an upper hand upon Iran with 7%, और physical capital देखा जाए तो Iran has an upper hand of 18% upon Mexico। तो reality में क्या, both countries have similar level of income per capita। So combining human capital with physical capital increases the explanatory power। So what are the two sources, possible sources of bias? पहली है, हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखते हैं जो कि यूनिफॉर्म नहीं है अक्रॉस द वर्ल्ड, और दूसरी हम लोग जो देखते हैं दैट इज द पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ एजुकेशन। नाउ व्हाट इज एन एक्सटर्नैलिटी, आप कोई भी आपका एक्शन दैट अफेक्ट द अदर पर्सन, और उस अफेक्ट एक्शन का जो इम्पैक्ट है दैट इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जनरेट करता है। तो यहाँ पे हम एजुकेशन का पॉजिटिव एस्पेक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं उस एक्शन का दूसरे बंदे पे एज अ फॉर्म ऑफ एज एन एक्सटर्नैलिटी। What is quality of education? That is inputs to education include more than just number of years। नाउ व्हाट इज दैट, आप जब 2005 का स्टूडेंट टीचर रेशो निकाली गई थी ग्लोबली फॉर द प्राइमरी स्कूल्स, तो क्या था, स्टूडेंट टीचर रेशो जो हाई इनकम कंट्रीज थी वो क्या थी, दैट वाज 16, और फॉर द लो इनकम कंट्रीज दैट इज 42। इसका मतलब ये है कि 42 स्टूडेंट्स के लिए देयर वाज वन टीचर अवेलेबल इन लो इनकम कंट्रीज, एंड फॉर द हाई इनकम कंट्रीज वहाँ पे 16 स्टूडेंट्स के लिए पर 16 स्टूडेंट आप एक टीचर की अवेलेबिलिटी दे सकते हो। दैट मीन नंबर ऑफ टीचर्स या नंबर ऑफ आपकी जो जो ये हम कहेंगे पढ़ाने वाला बंदा है
कैन बी इन फॉर्म ऑफ अ ट्यूटर, कुछ भी हो, इट्स नॉट जस्ट अ टीचर, इट कैन बी आपका अगर घर में भी कोई बंदा है दैट इज असिस्टिंग यू इन योर एजुकेशन, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ टीचर। तो वो पर 16 स्टूडेंट्स एक था। एंड फॉर द लो इनकम कंट्रीज दैट मीन्स के हायर इनकम कंट्रीज में पीपल आर हाईली एजुकेटेड, एंड फॉर द low income countries there is the scarcity of education, एंड फॉर द सब सहारन अफ्रीका जिसमें हम लोगों की ऑलमोस्ट 52 53 कंट्रीज कवर होती हैं और 58 में भी, तो उसमें जो आपकी रेशो है वो उससे भी कम है लो इनकम कंट्रीज से भी, कि पर 48 स्टूडेंट्स के लिए आपकी जो स्टूडेंट टू टीचर रेशो है दैट इज 48, कि 48 स्टूडेंट्स के लिए आपका सिर्फ एक टीचर अवेलेबल है। Now, what is the reason? That is, teachers in developing countries are not as well trained as in the developed countries. For example, Mozambique, 70% of primary school teachers have only 7 years of education, and availability of textbook is scarce. Or the third reason है that is the health of people, वो भी depend करती है। one of 1 year of schooling therefore does not yield equal result everywhere. Not only do rich countries have more years of education, but its quality is better. Our measures of differences in human capital underestimate true differences. Now comes the externality to education. ये क्या है जी? Important difference between physical and human capital क्या है वो? The latter is expected to generate significant positive एक्सटर्नैलिटीज। आपका ह्यूमन कैपिटल क्या कर सकता है? पॉजिटिव सिग्निफिकेंट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज जनरेट करता है, बट फॉर द फिजिकल कैपिटल उसकी कोई भी एक्सटर्नैलिटी एज सच नहीं होती। व्हाट इज एक्सटर्नैलिटी नाउ? व्हेन वन पर्सनस एक्टिविटी अफेक्ट्स अनदर पर्सन विदाउट एनी एक्सप्लिसिट एक्सचेंज, दैट इज एन अनइंटेंशनल एक्ट। When one person receives more education, it also increases the output level of the people around. More educated farmers tend to adopt new technologies earlier, others around eventually copy them. More generally, education gets transmitted to others through daily activities. तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी किस तरह है आपकी एजुकेशन के? अगर एक बंदा एजुकेट कर जाता है, अगर एक घर में एग्जांपल ले कि अगर कोई बड़ा बहन भाई पढ़ लिख जाता है, तो दैट मीन्स ही सेट्स अप एन एग्जांपल फॉर द यंगर वंस, तो वो भी उसको उसकी देखा देखी दे वांट टू गो टू स्कूल और वो पढ़ना चाहते हैं। द केस इज वाइस वर्सा, अगर बड़ा बहन भाई नहीं पढ़ रहा या घर में पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, हाईली एजुकेटेड, तो वो इम्पैक्ट बच्चों पे क्या आएगा? दैट वुड बी के उनमें भी जो एजुकेशन की तरफ जो टेंडेंसी है उनकी, दैट वुड बी स्केर्स, उनका दिल नहीं चाहेगा पढ़ने का और वो और एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट फील करेंगे। सो वो यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है फार्मर्स को, कि अगर कोई भी फार्मर इधर ही इज़ एजुकेटेड या फिर वो ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है दैट इज़ अफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, कोई इस तरह की लर्निंग है, लर्निंग एक्टिविटी है, तो दैट मीन्स कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उसकी सराउंडिंग्स में फार्मर्स हैं, दे आर ऑल्सो गोइंग टू अप्लाई दैट टेक्नोलॉजी, वेदर टू लर्न इट फ्रॉम अ प्रॉपर इंस्टीट्यूट या उस बंदे की देखा देखी उसी से लर्न करेंगे, बट दे आर गोइंग टू ऑप्ट दैट। तो ये है कि आपकी एजुकेशन ट्रांसमिट करती है डेली बेसिस पे जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं उससे। एक्सटर्नैलिटीज टू एजुकेशन क्या है जी? इसकी एम्पिरिकल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। द टोटल सोशल बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द डायरेक्ट प्राइवेट बेनिफिट्स। Our previous calculations were based on private benefits from education, that is salary increases for a worker. Again, human capital probably plays a larger role than the one we calculated to explain income differences between countries. So a typical research project for an economist would to try to measure the importance of such missing effects. And what is the externality to education? इसकी policy implications क्या हैं? From a social point of view, people will tend to underinvest in education so they do not account for the external benefits. That is one reason why governments often subsidize education. क्यों जी एजुकेशन को सब्सिडाइज किया जाता है आप लोगों को, किस लिए स्कॉलरशिप्स मिलती हैं? दिस इज द रीजन कि इसको अंडर इन्वेस्ट किया जाता है आपकी एजुकेशन को। लोग पढ़ाई पे इतना खर्चा नहीं करते, पेरेंट्स दे प्रेफर, मतलब प्रेफरेंस की प्रेफरेंसेस आ जाती हैं, चलें जी लड़के हैं तो पढ़ा देते हैं। स्पेसिफिकली हमारे मतलब इस तरह की डेवलपिंग कंट्रीज में ये केसेस ज़्यादा होते हैं। जो जेंडर है दैट हैज़
इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है एजुकेशनल लेवल पे कि लड़के हैं दे आर गोइंग टू अर्न, मतलब एक लाइवलीहुड अर्न करेंगे करेंगे कल को, और हम भी उनके साथ रहेंगे, सो दैट वुड बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो लड़कों को पढ़ाने को मतलब प्रेफरेंस होती है लड़कियों के लिए, मे बी देयर कैन बी मैनी रीजन, बट जनरली इसको देखा जाए तो इसीलिए गवर्नमेंट्स जो हैं यूजली इस तरह की कंट्रीज में, स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज में, अब तो डेवलप्ड कंट्रीज में दे डोंट नीड टू सब्सिडाइज इट क्योंकि वो एक चैनल चल चुका है, बट फॉर द developing countries and underdeveloped they need to subsidize it, means government different projects raise करती है in form of scholarships, या फिर हम जो मंथली बेसिस पे उनको जो पीछे भी आई हर्ड अबाउट इट, आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, मुझे मतलब मेरी भी इस बारे में नॉलेज स्केर्स है, बट आई हर्ड कि प्राइमरी स्कूल्स में दे वर गिविंग मंथली जो पैसे होते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, के मंथली बेसिस पे बच्चों को मे बी 1000 2000 पर मंथ के वो बच्चे स्कूल आए, तो दैट इज अ काइंड ऑफ सब्सिडी फॉर द kids या students in form of education. Each time there is a wedge between the private and the social benefit of an action. There may be a case of government intervention. तो जब भी आप प्राइवेटाइज हो जाती है कोई चीज़, जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं दे जस्ट टेंड टू अर्न मोर किड्स, और किस बेसिस पे वो अर्न करते हैं फॉर देयर इनकम, अपनी वो बेनिफिट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। सो इस केसेस में, और यहाँ पे सोशल बेनिफिट इफेक्ट हो रहा होता है, ऑब्वियसली हर बंदा जो पुअर है दैट कैन नॉट bear the expenses of education जो primary education होती है, so for that government it has to intervene, आप government jump in करती है, and it has to provide the subsidy in form of education, और अब हमारी जो schooling है that is getting better, प्राइमरी स्पेसिफिकली उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स है, सो दिस इज अ पॉलिसी इम्प्लीकेशन, और चैप्टर एंड्स हियर। आप लोगों की बुक में ये पूरा चैप्टर इसी तरह एज इट इज टॉपिक वाइज कवर हुआ हुआ है, एंड आई हैव आल्सो कवर्ड इट हियर, आप फिर भी इसको बुक में स्टडी करें, एंड थैंक यू।